के इस गरिमामय अवसर पर हम सभी के समक्ष विद्यमान हैं आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी महोदय, जो वर्तमान में महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। महोदय न केवल वेद वाङ्मय और ज्योतिष शास्त्र के गंभीर मर्मज्ञ हैं, अपितु अपनी वाग्मिता और गहन शोध दृष्टि से नित्यानंद प्रदायक पथ प्रदर्शक भी हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आएं और अपने वचनों से हमें कृतार्थ करें। जी धन्यवाद। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के द्वारा समायोजित इस मास संस्कृत कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य आदरणीय प्रोफेसर सुभाष पांडे गुरु जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे अग्रज परिचय दे रहे थे डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी, मैं आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूं। इस संस्थान के समस्त पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर त्रिपाठी गुरु जी को प्रणाम करता हूं। हमारे मित्र डॉक्टर गणेश प्रसाद मिश्र जी, डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी एवं सभी जो इस संस्थान के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो सहभागी हैं, मैं सबको हार्दिक हार्दिक प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय मुझे दिया गया है, यह विषय विवाह मेलापकस्य शास्त्रीय आधार सामाजिक प्रभावश्च। इसको हिंदी में ही हम व्याख्यान देंगे, क्योंकि सामाजिक लोग और सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हिंदी में और सर्वसुलभ हो ऐसा ही व्याख्यान दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम जो शब्द है इस व्याख्यान के लिए जो प्रदत्त किया गया है, विवाह शब्द है। विवाह शब्द के लिए देखिए, ऋषियों ने आचार्य मनु को पढ़ें, आचार्य पराशर को पढ़ें, आचार्य गौतम को पढ़ें। गौतम ने 40 संस्कारों की बात की है, मनु महाराज 16 मानते हैं, याज्ञवल्क्य अधिक मानते हैं, 20 से अधिक मानते हैं, परंतु सर्वसम्मति से यदि देखा जाए तो 16 ही संस्कार हैं। और इन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार जो है ये 15 नंबर पर आता है। उसके बाद केवल और केवल अंत्येष्टि बचती है, उसके बाद अब कोई संस्कार नहीं बचता है। इसीलिए विवाह को लेकर के थोड़ा सा गहन चिंतन और मनन ऋषियों ने किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे तो भारतीय शास्त्र परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो लोग शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, उनमें हमारे यहाँ विवाह के बाद कुछ और बचता नहीं है संस्कार। क्यों नहीं बचता है कि नीतिकार कहते हैं कि एको देवो केशवो वा शिवो वा एकः मित्रः भूपतिर्वा यतिर्वा एका वासः पत्तने वा पुरे वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा। आप एक ही आपके इष्ट होने चाहिए, भगवान शिव जी हो अथवा नारायण हो। आपका मित्र एक ही होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी बातें कर सकें। वह या तो बहुत धनवान हो या बहुत गरीब हो। आपका निवास एक ही होना चाहिए, या तो ग्राम में हो अथवा नगर में हो। और आपकी जो अर्धांगिनी है, आपका जीवन साथी जो भी हो, वो एक ही होना चाहिए, या तो वो विश्व सुंदरी हो अथवा एकदम से कुरूप हो, परंतु एक ही होनी चाहिए। अब इसका तात्पर्य यह हुआ कि विवाह संस्कार के बाद हमारे यहाँ अलग होने का कोई विधान शास्त्रों में नहीं है। आप डाइवोर्स शब्द जो यूज करते हैं वो इंग्लिश का है, तलाक शब्द जो यूज करते हैं वो उर्दू का है। हमारे शास्त्र न उर्दू में लिखे गए हैं ना इंग्लिश में लिखे गए हैं। संस्कृत शब्द में, संस्कृत शब्दकोश में हमारे यहाँ अलगाव का कोई बात नहीं है। इसीलिए इस संस्कार को लेकर के ऋषियों ने गहन चिंतन किया। अब इसको जब हम आगे देखते हैं तो ब्रह्म की जो सृष्टि बनी, यह
स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति के विषय में थोड़ा सा देखेंगे जब, कि मिलान क्यों करना आवश्यक होता है और इसका सामाजिक प्रभाव क्या है। तो आप जब देखेंगे कि प्रारंभ से ही जब सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी समय ब्रह्म ने अपने शरीर से दो अलग अलग शक्तियों को अलग किया, एक धारा स्त्री धारा और दूसरी पुरुष धारा। इसी को धर्मपाद सूत्र में कहा गया है, द्वे धारे स्वतंत्र रूपत्वात्। दो धाराएं ब्रह्म के शरीर से अलग हुई। आप अर्धांगिनी कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो यह जो संस्कार, विवाह संस्कार है, इसका इससे क्या संबंध है? तो जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कारों में जब हम देखते हैं तो कुछ संस्कार हैं जो जन्म के पूर्व के संस्कार हैं, जो गर्भगत संस्कार होते हैं और जन्म के पूर्व होते हैं। उन संस्कारों में जब आप देख पाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारा जो गर्भाधान होता है उसी दिन से संस्कार शुरू हो जाते हैं, और गर्भ में ही जो संस्कार किए जाते हैं, गर्भाधान है, पुंसवन है और सीमंतोन्नयन है। बाल्यावस्था के भी कुछ संस्कार हैं जिसमें बाल्यावस्था बीतता है। उन संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेद है। इसके बाद जो एजुकेशनल कुछ सैक्रामेंट्स हैं, संस्कार हैं, जो शैक्षणिक संस्कार जिनको हम कह सकते हैं, उनमें जो है विद्यारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है और समावर्तन है। उसके बाद से जो गृहस्थ आश्रम का संस्कार है अथवा सामाजिक संस्कार जिसको हम कहते हैं, सोशल हो जाता है मनुष्य यहाँ से, वह होता है गृहस्थ और वो होता है विवाह। अंतिम अंत्येष्टि हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पर संस्कारों के मुख्य 3 प्रयोजन होते हैं। गुणाधान होता है, मलापनयन होता है और हीनांग पूर्ति होता है। गुणाधान आप जिस प्रकार से एक कुंभकार कुंभ का निर्माण करता है, उसको सुंदर स्वरूप देता है, उस पर कलर करता है, उसको और सुंदर सजाता है, उसके गुण में वृद्धि करता है, वह गुणाधान है। मलापनयन जो है उसके अंदर की कुछ कमियां उसको दूर करता है, और हीनांग पूर्ति जो है उन अंगों की कमी को पूर्णता करता है। तो विवाह संस्कार इसीलिए कोई व्यक्ति तब तक अधूरा है जब तक उसकी अर्धांगिनी उसके साथ नहीं है, और इसीलिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप अथवा पत्नी को अर्धांगिनी का अधिकार दिया जाता है विवाह के बाद। विवाह होने के बाद वह आधे अर्धांगिनी कहलाती है। उससे हीनांग पूर्ति होती है, मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। और यह संस्कार जिस दिन होता है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही गृहस्थी के ऊपर बहुत सारे बोझ रहते हैं। गृहस्थी जिनको लेकर के चलता है, क्यों चलता है? क्योंकि इसी गृहस्थी के ऊपर ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, अथवा जितने भी सामाजिक लोग हैं, सब इन्हीं गृहस्थी के ऊपर आश्रित रहते हैं। जिस प्रकार से कहा गया कि नदियां इत्यादि धीरे धीरे जा करके और समुद्र में मिल जाती हैं। शास्त्रकार कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ का मत है कि यथा नदी नदा सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम एवं आश्रमिण सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम। तो यथा मातरम आश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः। तो गृहस्थों को देख करके ही, अगर आप गृहस्थ हैं तो आपके ऊपर ही गाय भी आश्रित है, भैंस भी आश्रित है, कुत्ता भी आश्रित है, घर में चूहा काकरोच जो घूमते हैं सब गृहस्थी के ऊपर आश्रित है। ये कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए कहा कि भैया गृहस्थ आश्रम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वोपकारकम आश्रमो अयम, रघुवंश महाकाव्य में आचार्य कहते हैं कि सर्वोपकारकम आश्रमो अयम, यह सबका उपकार करने वाला है। तो यह इस आश्रम की शुरुआत जो होती है वह विवाह संस्कार से होती है, लेकिन उसमें रथ और रथी, जिस प्रकार से गाड़ी के 2 पहिए हैं, उसी प्रकार से पति और पत्नी भी 2 पहिए हैं। इन्हीं से पूरा यह जीवन चलता है। यदि वहां पर गलती हो गई तो फिर पूरा जीवन कष्टमय हो जाता है, और वहां पर सुखमय वातावरण हो गया, दोनों के विचार मिल गए, दोनों में आपसी संबंध और आपसी सामंजस्य ठीक है, तो फिर जीवन सुखमय बन जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? किसी के मन में क्या है, कौन कैसा, इसको जानने का कोई भी लॉजिक, कोई भी उपाय नहीं है।
इसी के लिए शास्त्रों में अष्टकूट की व्यवस्था की गई है। जैसा कि विवाह शब्द से आप सभी जानते हैं कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। मनु महाराज कहते हैं ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गंधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाष्टमो अधमः। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। उन 8 प्रकार में ब्रह्म विवाह ही सर्वश्रेष्ठ है और उसी विवाह को करने के लिए हम अष्टकूट की व्यवस्था करते हैं, मेलापक की व्यवस्था करते हैं। मेलापक 3 तरह के होते हैं। एक नाक्षत्रिक मेलापक होता है जो आज का हमारा विषय है अष्टकूट। वर्गादि विचार भी किया जाता है जहां पर अवर्ग, क वर्ग, प वर्ग इत्यादि का विचार किया जाता है और ग्रहों के अनुसार मैत्री मिलाई जाती है। तो ग्रहों का सामान्य मैत्री अष्टकूट में भी समावेश हो जाता है। अब ये जो अष्टकूट हैं, वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गण मैत्रम कूटम च नाड़ी चैते गुणाधिका। मृत्युंजय जी इंटरनेट जी। इशू हो गया। हाँ, कोई नहीं हो गया। ठीक है। आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। इत्यादि हाँ आ गई। स्वरूप बतलाए गए हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चाएं अलग अलग से की गई हैं। अब उन चर्चाओं में आज का विज्ञान जो है वो कितना सही बैठता है, इस पर हम थोड़ा जरूर चर्चा करेंगे। क्योंकि समाज में जिस प्रकार से हम जो बातें करते हैं तो शास्त्रीय आधार तो हमारा पहले से है। आज का जो विषय है शास्त्रीय आधार, तो शास्त्रीय आधार है और सभी ऋषियों ने, आचार्य गर्ग हो, आचार्य वशिष्ठ हो, आचार्य मनु हो, आचार्य रामदैवज्ञ हो, सबने अष्टकूट को विस्तृत रूप से अपने अपने अनुसार वर्णन किया है। उनमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। आज हम जो बात कर रहे हैं इन अष्टकूटों पर, इनके थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। देखिए समाज में क्या है, बहुत सारी भ्रांतियां अष्टकूट को लेकर के है। आप समाज में जैसे ही किसी से पूछेंगे अष्टकूट के बारे में, कोई कहते हैं कि 24 साल का हो गया अब उसको अष्टकूट का दोष नहीं लगता है। कोई कहते हैं 24 साल का हो गया अब मंगल का दोष नहीं है। ये मेलापक की मैं बात कर रहा हूं। अब उसमें होता क्या है कि भाई आप अपने मनमाना तरीके से 24 साल का हो गया आप मना नहीं कर सकते। यदि 24 साल आप तय करते हैं कि 24 साल के बाद अष्टकूट नहीं मिलाना है, तो फिर आचार्य नारद का एक मत याद आता है। आचार्य नारद जी कहते हैं कि अष्ट वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या 12 वृषली भवेद। अब इनकी कन्याओं के अलग अलग उन्होंने कैटेगरी बांट दी उम्र के हिसाब से कि 10 साल की है तो वो गौरी कहलाएगी, 8 साल की है तो गौरी कहलाएगी, 9 साल की है तो रोहिणी कहलाएगी और 10 साल की है तो वो कन्या कहलाएगी। अब विवाह में आप कन्यादान करते हैं और 12 वर्ष में वो वृषली हो जाती है, उसका नाम वृषली कह दिया। तो अब बताइए कि 8 साल में यदि गौरी का आप कन्यादान कर रहे हैं, आप कन्या का दान करना चाहते हैं 10 वर्ष की लड़की का, तो भारतीय संविधान और भारतीय दंड प्रणाली में आप तो तुरंत ही दोषी हो जाएंगे। तो उसको तो आपने छोड़ दिया अपनी सुविधा के अनुसार कि उसको नहीं मानना है। फिर आप ले आए कि 24 वर्ष में ये अष्टकूट का दोष समाप्त हो जाए, जबकि ऋषियों ने कहीं भी अष्टकूट पर मैंने बहुत पढ़ा, बहुत देखा, कहीं भी ऋषियों ने इस प्रकार का वचन नहीं दिया। तो अपने मनमाना तरीके से इस प्रकार की आचरण बता देना यह भी एक प्रकार का दोष है। अब इसको कहते हैं कि माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्याम रजस्वला। अर्थात कि उसका 10 वर्ष के आसपास आप विवाह कर दीजिए। अब जब 10 वर्ष की कन्या का विवाह करते हैं तो वहां पर अष्टकूट इत्यादि के मिलान की भी बात है। तो आज जब उम्र के साथ आप एक लंबे उम्र के बाद विवाह कर रहे हैं, तब भी अष्टकूट की उतनी ही प्रामाणिकता है, उसमें कहीं भी लेश मात्र भी
कहीं से कोई त्रुटि नहीं है। इसीलिए इन अष्टकूटों को देख लीजिएगा, आज का आधुनिक विज्ञान जो है इनको मानता है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक समाज में हम क्या देखते हैं उसको देख लीजिएगा कि जो अष्टकूट मिलान है, वर्ण वस्य तारा योनि इत्यादि, इसी को सिस्टमेटिकल कंपैटिबिलिटी टेस्ट कहा है। सिस्टमेटिकल कंपैटिबिलिटी टेस्ट कि आपके जीवन को किस प्रकार से इन्हीं 8 कूटों में आपका पूरे के जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। जो वर्ण व्यवस्था है, पहला उसमें अष्टकूटों में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अष्टकूटों में जो पहला है वर्ण है, तो वर्ण के लिए क्या कहा कि इनका आपसी सामंजस्य, एक सामाजिक, देखिएगा कि इनके अलग अलग स्वरूप कहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था जो है एक दूसरे को समझने की, इनके मानवीय जो मूल्य हैं उनको समझने की बात करता है। उसी को कल्चरल कंपैटिबिलिटी कहा गया है। यह कल्चरल कंपैटिबिलिटी क्या है कि यह अभी 2 प्रकार का होता है आधुनिक विज्ञान में। एक सोशियोलॉजी होता है और एक कल्चरल कंपैटिबिलिटी होता है कि जिस तरह से आप समाज में, भाई विवाह करने के बाद आप अपनी पत्नी को लेकर के समाज में निकलेंगे, तो ये कैसा आप दोनों का सामंजस्य कैसा रहेगा, समाज के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, ये वर्ण बताता है। और वर्ण व्यवस्था आप इसीलिए देखिएगा कि थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था तो किसी जाति विशेष के लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। अभी अभी कुछ दिन पहले आपने टीवी पर, न्यूज पर, सब जगह देखा होगा। ये देखने के बाद बड़ा कष्ट होता है। ये होता है कि शास्त्र को देखिए, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाषज, चारों वर्ण का सृजन मैंने किया है। अब चारों वर्णों का सृजन जब कृष्ण स्वयं मान रहे हैं, स्वयं परमात्मा मान रहे हैं, तो उसको कोई एक जाति, कोई एक व्यक्ति, कोई एक लोग कभी नहीं कर सकते। वर्ण व्यवस्था केवल मनुष्यों में नहीं है। मैं अष्टकूट पर बहुत विस्तार से बताने जाऊंगा तो समय बहुत लगेगा। मैं वर्ण को थोड़ा सा समझा देता हूं। ऐसा ही विज्ञान सब में छुपा हुआ है। वर्ण व्यवस्था जो है वो केवल किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। वेदों में, ऋग्वेद में कहा गया है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। यहाँ पर किसी को देख लीजिएगा कि नीचा और ऊंचा दिखाने की बात नहीं की गई है। इसको आप अपने मनमाना तरीके से अगर समझ लें तो बात अलग है, लेकिन शास्त्र किसी को कोई वर्ण, कोई भी वर्ण, ईश्वर का बनाया हुआ प्रत्येक जीव, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक सभ्यता उतनी ही प्रामाणिक और उपयोगी है। तो वर्ण व्यवस्था जो है, जो ईश्वर ने बनाया है, हमारी 12 जो राशियां हैं ज्योतिष की आधार हैं, उन 12 राशियों का भी वर्ण निर्धारित है कि कौन सी राशि ब्राह्मण है, कौन सी राशि क्षत्रिय है, कौन सी वैश्य है और कौन सी शूद्र है। वो उसके गुण और कर्म पर निर्धारित है। ठीक उसी प्रकार से आप जब देखेंगे वर्ण व्यवस्था को, तो जब पशुओं में देखेंगे तो गाय जो है वो विप्रवर्ण है, ब्राह्मण है। शेर जो है वो क्षत्रिय है। और ये क्यों है, इनके गुण धर्म आप स्वयं देखिएगा और स्वयं चिंतन कीजिएगा कि यदि ब्राह्मण गाय है तो क्यों है, शेर यदि क्षत्रिय है तो क्यों है, वैसे यदि घोड़ा है जो सामान ढोने का काम और रेस लगाने का काम, बहुत सारे व्यापार का काम करवाता है ना। और जो शूद्र हैं, गधा खच्चर, इनको हम शूद्र मान सकते हैं क्योंकि इनका उस प्रकार का कर्म है। उसके बाद से वृक्षों में आप देख लीजिए, चंदन जो है वो ब्राह्मण है, आंवला इत्यादि जो है ये क्षत्रिय है, शीशम इत्यादि जो है व्यापारी वर्ण के हैं, ये वैश्य हैं, बबूल इत्यादि शूद्र हैं। ऐसे ही आप पक्षियों में चले जाएंगे तो हंस इत्यादि पक्षी जो है वो ब्राह्मण है, गरुड़ इत्यादि जो है वो क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, और कबूतर इत्यादि जो है वैसे कपोत इत्यादि, और गीध इत्यादि जो सफाई का काम एक तरह से आप देख लीजिए ये शूद्र है। तो इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था केवल मनुष्यों में नहीं है, सर्वत्र है। इसी को आधार मानकर ऋषियों ने कहा कि मीनाली कर्कटा विप्रा क्षत्रो मेषो हरिर्धनु शूद्रो युग्म तुला कुंभौ वैश्यो कन्या वृषौ मृगः। ये 12 राशियों का क्रम वर्ण व्यवस्था में बांट दिया। इस वर्ण व्यवस्था से क्या होगा कि भाई गाय को
मैंने जो उदाहरण दिया, गाय को आप शेर के साथ रख देंगे, वो कितने दिन रहेगी और कब तक उनका रिश्ता चलेगा। वही विचार यहाँ पर ऋषियों ने बना करके और वर्ण को 1 अंक दिया है। दूसरा अंक आता है वस्य का, वर्णो वस्यम तथा तारा जो बताए, तो वस्य जो है देख लीजिएगा कि रिलेशनशिप डायनामिक्स है। रिलेशनशिप डायनामिक्स क्या करता है, तो वस्य जो है वो आपको बताता है कि इन दोनों के जो वर और कन्या का अष्टकूट आप मिलान कर रहे हैं, इस मिलान के समय इन दोनों के मिलान के समय आपको क्या देखना है कि एक दूसरे के प्रति इनका कितना आकर्षण है, एक दूसरे के प्रति कितना लगाव है, ये आप देख पाएंगे। जो आज का मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान कहता है कि डोमिनेट और सबमिसिव बिहेवियर कंपैटिबिलिटी, ये आप इसके अंतर्गत आएंगे कि भाई उनका जीवन कैसा रहेगा, एक दूसरे के प्रति इनकी आकर्षण कैसी रहेगी। तीसरे नंबर पर आता है तारा। तारा जो होता है, तारा में हम किस चीज का मिलान करते हैं, तो तारा में हम मिलान करते हैं एक दूसरे का स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ, दोनों का स्वास्थ्य यदि अनुकूल रहेगा तभी उनका जीवन चल पाएगा। और उसी तारा को हेल्थ एंड लॉन्गेविटी कह दिया ना, लॉन्गेविटी जो होती है, और इसी को मेडिकल कंपेटिबिलिटी कह सकते हैं कि इनका जीवन जो है वो किस प्रकार से स्वस्थ रहेगा, इसके लिए। अब चौथे नंबर पर जो है योनि गुणांक कह दिया, जो एक दूसरे को संतुष्टि देने की बात है योनि में। अब योनि सुख जो है उसके लिए सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की बात होती है। आज के टाइम पर बायोलॉजिकल जांचें और ये सेक्सोलॉजी की बात हो रही है, जो आधुनिक विज्ञान इस पर खूब इस समय काम कर रहा है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इन पर काम करके और इनका चिंतन किया और इस योनि मिलान को भी दिया, जो नक्षत्रों के आधार पर इनका बांटा गया है इनको, और इनसे लेकर के ये अष्टकूट मिलान किया गया है। फिर आता है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री जो होती है वो ग्रह आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं और कुछ सम हैं। तो मैत्री जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, लेकिन यहां पर जो बात आएगी वो लगभग 5 प्रकार की मैत्री में लगभग बात आएगी, जो वो आएगी किसकी, नैसर्गिक मैत्री की। यह मैत्री कैसी होती है इस पर थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। नैसर्गिक मैत्री जो होती है, वस्तुतः देखिए, आप जब जीवन में कहीं भी जाते हैं, कई बार आप ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में बैठे बैठे आपकी सीट के पास जो इर्द गिर्द लोग बैठे रहते हैं, थोड़े ही देर में आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और इनको कहाँ जाना है आप पूछते हैं, पता चलता है आप जिस स्टेशन पे जा रहे हैं ये लोग भी उसी स्टेशन पर उतरेंगे। तो थोड़े देर के लिए लगता है, बड़ा अपनापन लगता है कि हाँ बहुत अच्छा। और मान लीजिए आपकी, तो वो आपके तात्कालिक मित्र हो गए। कुछ लोग, आप कहीं पर जा रहे हैं, आपकी सीट पर कोई सोया हुआ है, जगाने पर भी नहीं उठ रहा है, आपका तात्कालिक शत्रु हो गया। उसी कंपार्टमेंट में जो दूसरे लोग हैं जो आपसे जानते ही नहीं, दूसरे बर्थ पे पड़े हुए हैं, वो आपके सम हैं, ना वो मित्र हैं ना शत्रु हैं। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर ऋषियों ने ग्रह मैत्री के रूप में किया हुआ है। ग्रह मैत्री को देखने के बाद ऋषियों ने जो ग्रह मैत्री का, देखिए जो आजकल साइंस भी इस बात को मान रहा है कि एक तो होता है इमोशनल लगाव होता है ना, इमोशनल बेंडिंग जिसको हम कहते हैं। तो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इमोशनल बॉन्डिंग एक दूसरे से नहीं है तब भी आपका रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। वो केवल फिर वो सुनाई देगा कि वो मुझे नहीं समझते हैं, ये मुझे नहीं समझते हैं, ये बात रह जाएगी। इसीलिए इमोशनल बॉन्डिंग जो है जरूरी है, और उसमें भी पर्सनली और जो आज के टाइम पर आप पर्सनली एंड इमोशनल कहते हैं, पर्सनली एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी, ये आएगा ग्रह मैत्री के अनुकूल में। उसके बाद से आता है गण मिलान। गण मिलान जो होता है, इनका आपसी सामंजस्य, आपसी इनका माइंड जो सेट होता है एक दूसरे के प्रति, ये जैसे गण में बांटा गया है देवता, मनुष्य और राक्षस। तो देवता का स्वभाव अलग होगा, मनुष्य का स्वभाव अलग होगा, राक्षस का स्वभाव अलग होगा।
अब इसको जब मिलान की बात करते हैं तो आधुनिक विज्ञान इसको किस तरीके से देखता है, तो उसको कहता है टेम्परामेंटल मैच, टेम्परमेंट, कि भाई वो राक्षस प्रवृत्ति का है तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुरंत ये कर देगा, देव प्रवृत्ति का है तो सात्विक है, और मनुष्य है तो वो थोड़ा सा राजसी होगा। और इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वह सतोगुणी होता है, रजोगुणी होता है अथवा तमोगुणी होता है। हमारे जीवन में इसी प्रकार के लोग होते हैं, आप उन्हीं को लेकर के हम जीवन अपना जीते हैं, तो हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, तो उससे आप खूब आराम से आइडिया लगा पाएंगे कि इनके अंदर जो है, एक तो आता है इंट्रोवर्टी आता है, एक्सट्रोवर्ट आता है, या एग्रेसिव नेचर आता है। तो एग्रेसिव नेचर जो होता है, आप देखिए उनका बहुत ज्यादा रिश्ता या बहुत ज्यादा अच्छा जीवन उनका नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं रहता है कि क्या हो जाए। आज समाज में दुनिया भर के विवाह हो रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही है, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चल पा रहा है कुछ चीजें। तो केवल हम क्या करते हैं कि 36 में से इतना मिला। जब से सॉफ्टवेयर आ गया है, जब से मोबाइल में ऐप आ गए हैं आपके, तब से और ज्यादा इस अष्टकूट को लेकर के भ्रांतियां हो गई हैं। ज्यादातर तो माता पिता ही अपने संतानों का अहित करने में लगे हुए हैं। ये किसी एक्सपर्ट के पास जाकर के नहीं पूछेंगे, जबकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जरा डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम प्लेस डालेंगे, वो भी कहता है कि इतने गुण तो मिल रहे हैं, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट से, किसी विशेषज्ञ से राय लीजिए। ये तो वहां डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, एंटर करते हैं, 18 से ऊपर मिला, हाँ एकदम बढ़िया है। अरे 18 से ऊपर मिला उससे मतलब नहीं है। अगर वर्ण का एक गुण है तो वर्ण का एक गुण भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नाड़ी का 8 गुण है। आप किसी एक को साइड करके और विचार नहीं कर सकते, सबका अपना अपना महत्व है। तो यहां पर जब से सोशल मीडिया और ये सब आए हैं, तब से इतने ज्ञानी लोग आ गए कि शास्त्र के वचन को भी कहीं का थोड़ा सा काट करके कहीं और चिपका देते हैं। फेसबुक पर एक लाइन उठा लिया वहां से और उसको दे दिया कि देखो यहाँ पर ये ऋषि का मत है। पूरा पढ़ना पड़ेगा, उस श्लोक को पूरा पढ़ना पड़ेगा, और वो किस वे में कह रहा है, कि वहां पर एक्चुअल में क्या बात हो रही थी, वो इसके लिए था कि नहीं था। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। केवल और केवल अष्टकूट के नाम पर माता पिता हो या जो पत्रिका मिलान करते हैं, जब तक इसमें एक स्पेशलिटी नहीं आएगी, विशेषज्ञता नहीं आएगी, तब तक हम कोई डिसीजन देने के उसमें नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इनको देखना है। उसके बाद से आता है आपका 7 नंबर पर भकूट आता है। भकूट जो होता है वो एक्चुअल में संतान और पारिवारिक मेल मिलाप। देखिए विवाह जो होता है वो केवल और केवल एक वर और एक कन्या का नहीं होता है, 2 परिवारों का होता है, 2 समाज का होता है। जब परिवार के साथ, समाज के साथ उस कन्या का, उस वर का मेल मिलाप नहीं होगा, उनके साथ विचार नहीं मिलेगी, उनके साथ ही विरोधाभास हो जाएगा, तब भी आपका जीवन बहुत सुखी नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की बात है। हमारे यहाँ नहीं कहा गया है कि विवाह किया और अपने लेके चले गए पत्नी को और माता पिता और उनका कोई ध्यान नहीं रखेगा। ऐसी कभी कामना ही नहीं है हमारे यहाँ। ऋषियों के मंत्रों को आप पढ़िए, वो सब जगह संयुक्त परिवार की बात है। और आधुनिक विज्ञान कह रहा है, आधुनिक साइंस मान रहा है, साइकोलॉजी के लोग मान रहे हैं कि जिन बच्चे, जो घर के छोटे बच्चे हैं, अपने दादा दादी के साथ, बुजुर्गों के साथ रहते हैं, उनकी बुद्धि अत्यधिक विकसित रहती है अन्य बच्चों की अपेक्षा जो अकेले में पड़े हुए हैं। तो इसलिए इस भकूट का मिलान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी सबका है। यह भकूट क्या कहता है? तो ये कहता है डोमेस्टिक हार्मोनी, डोमेस्टिक हार्मोनी, फैमिली सोशियोलॉजी, लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक हार्मोनी। ये जो है लॉन्ग टर्म आपको देता है कि आपकी लाइफ जो है वो कितने लंबे समय तक टिकेगी, आपका विवाह जो है दोनों का कितना सुंदर रहेगा और कितने समय तक के लिए रहेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं है, ये भकूट से आप निर्णय कर पाएंगे। नाड़ी जो है, नाड़ी तो आदि, मध्य और अंत्य, इनको 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों भागों में नाड़ी को सर्वाधिक अंक मिलते हैं, इसी को हम अष्टकूट कहते हैं। अष्टकूट में नाड़ी को सर्वाधिक अंक है। नाड़ी का मिलान जो होता है वो आपका भौतिक
स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य और भौतिकता, जो आपके जीवन में गाड़ी बंगला रुपया एफडी म्यूचुअल फंड एसआईपी, इन सब का विचार नाड़ी से किया जाता है। यदि नाड़ी का मिलान उत्तम नहीं है तो इन सब में फिर आपका मतभेद शुरू हो जाएगा, और मतभेद होने से बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका लाइफ जो है बहुत अच्छा नहीं चलेगा। तो इसीलिए नाड़ी का भी उतना ही महत्व है। संतान उत्पत्ति देख लीजिएगा, इसी नाड़ी को आधुनिक विज्ञान जो होता है जेनेटिक मानता है। जेनेटिक को लेकर के आप बहुत सारे देशों में देखिए, हमारे बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां तो कुंडली मिलान नहीं होती, विवाह तो हो रहे हैं धड़ल्ले से, लेकिन वहां की हालत क्या है? वहां की हालत क्या है? वहां पर गोत्र और इसकी ऋषि की परंपरा नहीं है। तो इसीलिए कोई आपसी में भाई बहन का भी विवाह होता है, उनमें माता अपने पुत्र से विवाह कर लेती है। और जेनेटिक बीमारियां जितनी इन कंट्रीज में है, इन देशों में है, पूरे विश्व में उतनी नहीं है। भारत की ऋषि परंपरा जो है वो एक गहन चिंतन की ओर आकर्षित करती है। हमारे यहाँ जेनेटिक बीमारियां बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि हम जो है अपना गोत्र देख करके, अष्टकूट देख करके, विधि विधान से समझ के तब मिलाते हैं। तो ये देख लीजिएगा, जेनेटिक हेल्थ को यह बताता है नाड़ी विचार कि आपका जेनेटिक हेल्थ कैसा रहेगा, और उसके बाद से जेनेटिक कंपेटिबिलिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं कि आपके आपसी में कैसा स्वभाव रहेगा, और आपके फोर फादर से जो बीमारी इत्यादि चली आ रही है, या फिर वो आपकी गोत्र की परंपरा कैसी है, इन सब का ध्यान इन नाड़ी विचार से किया जाता है। आधुनिक विज्ञान में देख लीजिएगा कि किसी दो व्यक्तियों को समझने के लिए, आप बच्चा स्कूल में जाता है, गलती करता है, फिर मैडम बुला लेती है, माता पिता के साथ बच्चे को बिठा देती है, कंसल्टिंग शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता है? वो भी तो मिलान ही हो रहा है ना। उसी को आधुनिक विज्ञान देख लीजिएगा, चार तरीके से चीजों को समझने का कोशिश करता है। एक होता है साइकोलॉजी, एक होता है जेनेटिक, एक होता है सोशियोलॉजी, और एक होता है सेक्सोलॉजी। इन चार तरीके से ही व्यक्ति के हाव भाव, गुण, धर्म, स्वभाव, उसका सब कुछ समझा जा सकता है। उसके अलावा दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है जिसके द्वारा इन चीजों को जाना जा सके आसानी से। तो इनमें भी देख लीजिएगा कि नाड़ी के लिए और इसके लिए, मान लीजिए कि अष्टकूट नहीं मिलता है, मिलान नहीं हो रहा है, कुछ लोग लव मैरिज वाले अधिक जो है, प्रेम संबंध वाले, उनको इसमें दिक्कत होती है कि भाई कुंडली तो नहीं मिल रहा। तो देखिए, जो 8 प्रकार के विवाह बतलाए हैं, तो उन 8 प्रकार के विवाहों में यदि ब्रह्म विवाह की विधि से आप विवाह कर रहे हैं, तब ही इसकी अत्याधिक उपयोगिता रहेगी। अत्याधिक उपयोगिता अष्टकूट की तभी रहेगी। इसीलिए नाड़ी इत्यादि सबका परिहार भी कहा गया है। ये सबके लिए परिहार भी कहा गया है। नाड़ी दोष यदि है तो उसके लिए सुवर्ण दान कहा गया है। वर्ण दोष, वश्य दोष, इनके लिए जप होम इत्यादि कहे गए हैं। गण दोष के लिए विष्णु भगवान की सुवर्ण की प्रतिमा और उसका पूजन कहा गया है। मुहूर्त मार्तंड में आचार्य ने इस बात को बहुत उससे कहा है। नाड़ी का दोष जो 8 गुण सबसे ज्यादा है, इसको मुहूर्त चिंतामणि में आचार्य कहते हैं कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम। नाड़ी का दोष अत्याधिक कारीगर जो होगा वो विप्र को होगा। वर्ण दोषस्तु क्षत्रिय, और क्षत्रियों के लिए वर्ण दोष है। और गण दोषस्तु वैश्याणाम, योनि दोषस्तु शूद्रजः। शूद्रों के लिए योनि का दोष और गण का दोष वैश्यों के लिए। जिस प्रकार से हम अपने लिए जब ग्रहों का बल देखते हैं, तो वहां पर ब्राह्मण यदि अपने लिए कोई कार्य करते हुए ग्रह का बल देखने जा रहा है, तो वो तारा बलम चंद्र बलम तदेव जो बात है, तो यहाँ पर देखिए ब्राह्मण के लिए गुरु और शुक्र का बल सर्वोपरि माना गया है। क्षत्रिय के लिए सूर्य और मंगल की बात है। वैश्य के लिए बुध और चंद्र की बात है। शूद्र के लिए शनि इत्यादि के बल को देखने की आवश्यकता। और ये सर्वत्र ग्रहों में भी वर्ण व्यवस्था जो बतलाई गई, इसीलिए बतलाई गई है कि आप जिससे संबंधित जो कार्य कर रहे हैं उसी से संबंधित करें। तो ये नाड़ी दोष का एक स्वरूप था। समाज में इसका जो प्रभाव है, देखिए समाज को विवाह होता ही है समाज के सामने। समाज को आज बहुत सारा, जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि गुरुजी लिव इन रिलेशनशिप का आप क्या समझते हैं? तो भैया वो शादी नहीं है, वो शादी नहीं है,
वो विवाह नहीं है, वहां पर आपका कोई अष्टकूट काम नहीं कर रहा है, और वहां पर अष्टकूट मिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र को देखिए, जब आपने पहले ही चुन लिया कि मुझे इनके साथ रहना है, यही रहना है, तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान इसी बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न याति परमाम गतिम। शास्त्र की अवज्ञा करके और फिर आप थोड़ा सा शास्त्र को भी मान लें, थोड़ा सा अवज्ञा भी कर लें, थोड़ा सा अपने मनमाना आचरण कर लें, इसके लिए शास्त्र में कोई जगह नहीं है। शास्त्र को मानना है तो आप शास्त्र के अनुकूल रहें, शास्त्र के आचरण के अनुकूल रहें और शास्त्र को लेकर चलें। नहीं मानना है, होता क्या है समाज में, अष्टकूट मिलान की आज बात हो रही है, सामाजिकों की बात हो रही है। सामाजिकों की ये स्थिति है कि आपस में जब शादी विवाह की बात होगी दो परिवारों में, तब वो क्या कहेंगे, हम तो इन सब में मानते नहीं है, हम इन सब में मानते नहीं है, जबकि वो 16 वो ज्योतिषी के पास घूम के आया हुआ है। हाँ, 16 जगह अलग अलग ओपिनियन लेके आया हुआ है, और उसके बाद से जब आएगा वो लड़की वाले के सामने या लड़के वाले के सामने, अरे हम नहीं मानते इन चीजों को। हाँ, तो ये आप मान भी रहे हैं, गुपचुप तरीके से मान रहे हैं, इसका खंडन कीजिए। आप स्पष्ट रूप से कहिए कि बिल्कुल हम मानते हैं, अगर मिल रहा है ठीक है। क्योंकि देखिए, मिलान का मतलब केवल यही नहीं है, नीति शास्त्र कहता है कि ययोरेव समम वित्तम ययोरेव धनम कुलम तयोर मैत्री विवाह न तो छिन्न विच्छिन्न हो। आप जब आपका कुल समान नहीं है, आपका धन समान नहीं है, आपकी पारिवारिक मर्यादा समान नहीं है, आपका जाति समान नहीं है, आपका वर्ण समान नहीं, किस बात का मिलान भाई। तो इन चीजों को थोड़ा सा शास्त्रीय पक्ष से और सामाजिकों के पक्ष से देख करके और चिंतन करना थोड़ा सा आवश्यक लगता है। और मुझे लगता है कि समय अधिक हो रहा है, क्योंकि गुरुजी को हम लोग सुनेंगे, और मैं आप सभी को प्रणाम करके और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने जो कुछ बोला उसमें यदि कुछ अच्छा लगा हो, ग्रहण करने योग्य हो, तो बिल्कुल आदरणीय गुरुजी और मेरे माता पिता सबका दिया हुआ ज्ञान है, और कुछ मुझसे यदि गलत शब्द निकले हों तो व्यक्तिगत मेरे हैं। मैं सामूहिक रूप से क्षमा मांगता हूं, प्रणाम करता हूं सबको।